लखनऊ में इसकी एक स्थायी खंडपीठ भी है। हम्म। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी क्षमता है। न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है 160। 160 जज, ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इस राज्य में न्याय व्यवस्था पर कितना बोझ है और इसका महत्व कितना ज्यादा है। इस संख्या के आधार पर यह न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पूरे एशिया का? जी हाँ। चलिए अब राज्य की राजधानी से निकलकर उस स्तर पर चलते हैं जहां सरकार सीधे लोगों से मिलती है, यानी पंचायती राज। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की विशाल ग्रामीण आबादी के लिए सरकार का असली मतलब लखनऊ में बैठे मंत्री नहीं बल्कि उनके गांव का प्रधान और ब्लॉक का प्रमुख है। यहाँ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसे 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक सुरक्षा मिली है। जी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे निचले और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर है ग्राम पंचायत। इसका मुखिया होता है प्रधान, जिसे गांव के लोग सीधे चुनते हैं। हाँ, गांव के सभी वयस्क मतदाता सीधे वोट देकर चुनते हैं। गांव की सड़क, नाली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें इसी के जिम्मे होती हैं। और इसके ऊपर? इसके ऊपर यानी मध्य स्तर पर है क्षेत्र पंचायत, जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। इसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है, जिसका चुनाव गांव के चुने हुए पंचायत सदस्य मतलब बीडीसी करते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। हाँ, और सबसे ऊपर जिले के स्तर पर है जिला पंचायत। इसका मुखिया जिला अध्यक्ष होता है और उसका चुनाव भी जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य ही करते हैं। और इन सब में एक बहुत ही प्रगतिशील बात जो हमारी जानकारी में सामने आई है, वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, न्यूनतम 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। निसंदेह इससे न सिर्फ लाखों महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में पहली बार हिस्सा लेने का मौका मिला है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दों का नजरिया भी बदला है। तो ये तो हो गई राजनीतिक संरचना, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान तक ये सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन इनकी नीतियों को दिन प्रतिदिन जमीन पर उतारने का काम कौन करता है? यहाँ सरकार की स्थायी मशीनरी यानी प्रशासन की भूमिका आती है। प्रशासन मतलब ब्यूरोक्रेसी। और ये मशीनरी भी राज्य की तरह ही विशाल है। प्रशासन में एक कहावत है कि जिले में डीएम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो सुना है। भले ही ये अतिशोक्ति हो, पर यह दिखाता है कि जमीनी स्तर पर शक्तियां कितनी केंद्रीकृत हैं और ये पद कितना महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है? मंडल, जिला, तहसील, ये सब क्या है? इसे ऊपर से नीचे समझते हैं। पूरे राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। 18 मंडल? हाँ, हर मंडल में 3 से 6 जिले होते हैं। मंडल का बॉस एक बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, जिसे मंडलायुक्त या डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। ठीक है। फिर मंडल के नीचे आते हैं जिले, जो यूपी में कुल 75 हैं। जिले का मुख्य प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है जिलाधिकारी यानी डीएम या कलेक्टर। डीएम। पुलिस प्रशासन में भी एक दिलचस्प बंटवारा है। ज्यादातर जिलों में पुलिस प्रमुख एसपी या एसएसपी होते हैं, जो डीएम के साथ मिलकर काम करते हैं। जी। लेकिन लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे 7 बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। इसका मतलब क्या और यह अलग क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है। इसका मकसद बड़े और जटिल शहरी इलाकों में पुलिसिंग को ज्यादा प्रभावी और तेज बनाना है। सामान्य व्यवस्था में कानून व्यवस्था से जुड़ी कई शक्तियां, जैसे धारा 144 लगाना या किसी प्रदर्शन की अनुमति देना, ये डीएम के पास होती हैं। पुलिस को उनसे पूछना पड़ता है। अच्छा। लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में ये मजिस्ट्रेट वाली शक्तियां पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती हैं। तो इससे पुलिस को फैसले लेने के लिए डीएम की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, जिससे आपातकालीन स्थितियों में तेजी से कार्रवाई हो सकती है। तो ये कमिश्नरेट प्रणाली, इसका मतलब है कि पुलिस को ज्यादा स्वायत्तता और ताकत दी जा रही है। हाँ, एक तरह से। इसके पीछे की सोच तो तेजी से काम करना है, लेकिन क्या इससे शक्ति के दुरुपयोग का खतरा भी नहीं बढ़ता? ये बहस का एक अहम मुद्दा है। समर्थकों का कहना है कि इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ती है, क्योंकि अब वो किसी और पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वहीं आलोचकों को यही चिंता रहती है कि इससे पुलिस के हाथ में असीमित अधिकार आ सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था सिर्फ बड़े महानगरों में ही लागू की गई है, जहां चुनौतियां अलग किस्म की होती हैं। जी। और इस पूरी प्रशासनिक श्रृंखला में सबसे आखिरी कड़ी कौन है?
वो सरकारी कर्मचारी जिससे एक आम नागरिक का सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हम राजस्व प्रशासन की बात करें तो वो है लेखपाल, जिसे कुछ राज्यों में पटवारी भी कहते हैं। हाँ, वही। ये इस विशाल मशीनरी की सबसे जमीनी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जमीन के सारे रिकॉर्ड, नक्शे, किस खेत का मालिक कौन है, फसल का ब्यौरा क्या है, सब कुछ लेखपाल के रजिस्टर में दर्ज होता है। हाँ, जिसे खसरा खतौनी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री किसानों के लिए कोई योजना बनाते हैं और उसका सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव में उस लेखपाल के काम पर पड़ता है जो किसी किसान की जमीन का ब्यौरा दर्ज कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबी और जटिल चेन है। तो हमने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था का एक पूरा चक्कर लगाया, राज्यपाल के आलीशान दफ्तर से लेकर गांव में जमीन का हिसाब किताब रखने वाले लेखपाल तक। ये एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीनरी है जो लगभग 24 करोड़ लोगों के जीवन को रोज प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये संरचना एक ऐसे राज्य को चलाने के लिए बनाई गई है जिसकी आबादी दुनिया के ज्यादातर देशों से भी ज्यादा है। इसमें हर स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों यानी नेताओं और स्थायी नौकरशाही यानी अधिकारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और यही संतुलन इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी भी। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूपरेखा किताब का अध्याय 4 है जो सीधे सीधे यूपी की अर्थव्यवस्था पर बात करता है। और इसमें घुसते ही एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है कि उत्तर प्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल, और सिर्फ दावा ही नहीं, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी। लक्ष्य है इसे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि मतलब कई देशों की कुल जीडीपी भी इतनी नहीं होती। सही बात है। तो आज के हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इस किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी की अर्थव्यवस्था के दो चेहरे कौन से हैं। एक तरफ इसकी सदियों पुरानी कृषि और पारंपरिक उद्योग हैं जो इसकी पहचान है, और दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ये आधुनिक महत्वाकांक्षा। हाँ, देखते हैं कि ये दोनों चेहरे एक साथ कैसे चल रहे हैं। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है क्योंकि इस अध्याय में जो भी आंकड़े और योजनाएं दी गई हैं वो इसी संतुलन को साधने की कोशिश करती दिखती हैं। तो समझिए कि हम एक तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पुरानी ताकतें क्या हैं और भविष्य की उड़ान के लिए कौन से नए पंख लगाए जा रहे हैं। बढ़िया। तो नब्ज पकड़ने की शुरुआत जमीन से ही करते हैं, यानी कृषि से। किताब कहती है कि आज भी राज्य की लगभग 65% आबादी सीधे तौर पर खेतीबाड़ी पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी भी आधुनिक हो जाए, उसकी नींव आज भी खेतों में ही है। और यूपी इस मामले में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि देश का पेट भरने में भी सबसे आगे है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका पहला स्थान है। जब खाद्यान्न की बात आती है तो सबसे पहले जहन में गेहूं आता है। किताब में बताया गया है कि यूपी देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। लगभग 32% हिस्सा यहीं से आता है। गंगा घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है वो इसका गढ़ है। बिल्कुल, ये तो हुई कुल उत्पादन की बात, लेकिन किताब में एक बहुत दिलचस्प बारीकी की ओर इशारा किया गया है। हाँ, मैंने भी उस पर ध्यान दिया कि कुल उत्पादन में तो यूपी नंबर 1 है, लेकिन जब बात प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की आती है तो पंजाब बाजी मार ले जाता है। ये एक अजीब सी बात नहीं है कि जमीन ज्यादा, उत्पादन ज्यादा, लेकिन जमीन का निचोड़ उतना नहीं। ये अजीब नहीं बल्कि ये यूपी की कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और ये अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि